मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और डीजीपी को प्रदेश भर में आपराधिक तत्वों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। सोमवार को देहरादून में घटी घटना के बाद कोठाल गेट चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अशोक कुमार और उप आबकारी निरीक्षक सोवन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने पुलिस को रोड रेंज, अवैध फायरिंग और देर रात चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश दिए। सोमवार को देहरादून में एसयूवी सवार 2 गुटों की लड़ाई के बीच एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की जान चले जाने से इस बात पर बहस हो रही है कि क्या नए जमाने के बार, पब और क्लब गुंडागिर्दी के नए अड्डे बन गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सोमवार को 2 गुटों के बीच फायरिंग की घटना के बाद देहरादून में पिछले कुछ सालों में खुले नाइट क्लब और पब अक्सर चर्चा में रहते हैं। सोमवार को हुई घटना के तार भी ऐसे ही एक क्लब से जुड़े, जिसको सील कर दिया गया है। देहरादून के लोकल बताते हैं कि राजधानी के पौष इलाके राजपुर रोड में खुले ज्यादातर पब और क्लब आए दिन झगड़े की वजह बनते हैं। आबकारी विभाग के सूत्र कहते हैं कि क्लब्स फायदे का सौदा हैं, लिहाजा बड़े कारोबारी बिजनेस में आ रहे हैं। वहीं क्लब्स के बहाने विपक्ष व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, तो स्थानीय विधायक भी मानते हैं कि नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। राजपुर का पूरा इलाका नाइट लाइफ का केंद्र बना हुआ है और ये इलीगल नाइट लाइफ का केंद्र ही इस पूरे झगड़े का असली कारण है। जब ये दोनों ग्रुप नाइट लाइफ से सुबह उठकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो इनमें आपस में आगे जाने की होड़ लगी और जिसमें की बात यहां तक बढ़ गई कि एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलने की बात आई, जो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लगी। बात करेंगे कि जो एक समय सीमा है, जब कोई घटना घटती है तो आप कुछ दिन के लिए कोई 10:30-11 हो जाता है, उसके बाद फिर 2-3 की पार्टी चलती है और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो इस पर हम अंकुश लगाएंगे। ये हमने एसएसपी से आज बातचीत की। इधर 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर घटना के बाद जागने वाली उत्तराखंड पुलिस तमाम दावे गिनवा रही है। देखिए, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इनके साथ एक मीटिंग कर ली गई है। जो उनको जो समय अवधि जो दी गई है, जो निश्चित समय पे जो हम उनको परमिट करते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट जो परमिट करता है, उसी समय अवधि पे वो अपने जो भी ये रेस्टोरेंट हैं और बार्स हैं और जो भी इटरीज हैं, उन सबों को उसी नॉर्म्स पे उसको संचालित करें। इनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लचर कानून व्यवस्था पर पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है। गेंद अब पुलिस और आबकारी विभाग के पाले में है कि वो किस तरह से निरंकुश कारोबारियों और हुड़दंगियों पर लगाम कस पाते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के काम हो रहे हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हमारे विकास कार्यों से कांग्रेस परेशान है। विकास कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और उन्हें डर लग रहा है। जब जब हम देवभूमि के स्वाभिमान के ऐतिहासिक फैसले लेते हैं, जब जब हम सुनहरे उत्तराखंड की नींव रखते हैं, तो हमारे कांग्रेसी मित्रों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। उनका पेट दिखने लगता है। भाइयों बहनों, उन्हें डर इस बात का है कि उत्तराखंड की जनता का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उन्हें डर है विकास की शादी में उनकी राजनीति की बची ऊंची दुकान भी चली जाएगी। आपको कांग्रेस का उस समय भी याद होगा जब योजनाएं केवल फाइलों पर बनती थी। भाई, योजनाएं शुरू तो होती थी, उद्घाटन तो होते थे, लेकिन वो योजनाएं कभी लोकार्पण तक नहीं पहुंचते थे। बीच में ही ऐसी योजनाएं बंद हो जाया करती थी।
चंपावत में सीएम धामी ने करीब 55 करोड़ की लागत से बन रहे साइंस सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट्स को भी देखा और स्कूली बच्चों को हौसला दिया है। बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री ने दी। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप बांटे हैं और इस दौरान सीएम धामी ने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई भी की है। सीएम धामी ने कहा कि स्टूडेंट्स को नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है, इसके साथ ही विज्ञान नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौरभ जोशी, जोरदार तालियों से इनका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी मातृशक्ति को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस केंद्र के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आज हमारी सरकार द्वारा आदर्श चंपावत के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां एक और हमारी महिला उद्यमियों को हस्तशिल्प, ऐपण कला, मंडवा से बने उत्पाद, सैनिटरी पैड निर्माण, औषधि मशरूम उत्पादन, एरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंधित पौधों की खेती जैसे विविध क्षेत्रों में आज प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं युवाओं को सहयोगी संस्थाओं एवं कंपनियों के माध्यम से डाटा ट्रांसक्रिप्शन, ऑटोमेशन, डिजिटल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार के नए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। चुनावी सालों में बिजली टैरिफ को लेकर जनता को राहत मिली है। नियामक आयोग ने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन अब इस फैसले पर सियासत तेज हो गई। चुनावी साल में राहत के इस फैसले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस आमने सामने आ गई है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में साल 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। नियामक आयोग ने किसी भी स्लैब में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि यूपीसीएल ने करीब 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे खारिज करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी है। साथ ही अपार्टमेंट और सोसाइटी के सिंगल कनेक्शन का टैरिफ 7.5 से घटाकर 6.25 कर दिया गया है और होटल कारोबारियों को भी फिक्स चार्ज में छूट दी गई है। वहीं मामले में यूपीसीएल का कहना है कि आयोग ने टैरिफ बढ़ाने के बजाय घटा दिया, जिस पर वो एक बार फिर आयोग से अपील कर सकते हैं। यूपीसीएल ने जो टैरिफ हाइक प्रपोज की थी वो 17.40% की थी। उसके अगेंस्ट इनका पूरा स्क्रूटनी, एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस और थॉरो एनालिसिस के बाद जो है इसमें कोई भी टैरिफ वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है आयोग द्वारा। तो एक तरह से ये सीधे सीधे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 17.40 टैरिफ बढ़ाने की बात करी थी मैंने, लेकिन माननीय आयोग द्वारा टैरिफ बढ़ा तो नहीं, लेकिन लगभग 1% कम कर दिया, 0.091% टैरिफ कम कर दिया। जहां तक हम घरेलू उपभोक्ताओं की देखें, जो हमने 25-26 में जो 6 रुपया 16 पैसा था वो घटा करके 6 रुपया 12 पैसा। वहीं बिजली टैरिफ में राहत के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आम जनता को मिली बड़ी राहत और सरकार का फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे चुनावी साल में लिया गया सिर्फ एक स्टंट करार दे रही है। देखिए, इस पूरे प्रकरण पे कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ये अनुमान लगाई हुई थी कि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो उनको आगे चुनाव में एक और मुद्दा मिलेगा और कांग्रेस मुद्दे के तलाश में रहती है। लेकिन टैरिफ का न बढ़ना, जहां उत्तराखंड की जनता को राहत देने का काम है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ से एक मुद्दा छीनने का भी काम हुआ है। के लिए मजबूर है। अब चुनावी वर्ष है, इस समय जो है जनता के दरवाजे पर भाजपा को भी जो है वोट मांगने के लिए जाना है, तो इसलिए बिजली की दरें अभी ना बढ़ रही हों, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो है बिजली की दरें, ये सरकार अगर रहती तो ये बढ़ाएगी।
फिलहाल राहत के इस फैसले से आम जनता को सीधा फायदा जरूर मिला है, लेकिन चुनावी साल में बिजली टैरिफ अब सिर्फ राहत का मुद्दा नहीं बल्कि सियासी वार पलटवार का बड़ा हथियार भी बन चुका है। लेकिन इस टैरिफ से आम जनता के साथ साथ कारोबारी वर्ग को भी फायदा मिलेगा। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। ईरान युद्ध को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जो भयंकर युद्ध की स्थिति है वो थोपा गया युद्ध है। इसका भारत के ऊपर गंभीर असर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। हमारे 1 से सवा करोड़ लोग हैं, भारतीय हैं, खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। ईरान और खाड़ी देशों के साथ हमारे गहरे आर्थिक संबंध हैं। ईरान से हमारे दोस्ताना संबंध रहे। ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जो एक भयंकर युद्ध की स्थिति है, जो एक थोपा गया युद्ध है, उसका भारत के ऊपर गंभीर असर पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर उसके गंभीर असर है। हमारे लगभग 1.25 करोड़ लोग गल्फ क्षेत्र में अपनी आजीविका का पालन करते हैं और देश के लिए धन कमा करके भेजते हैं। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब रसोई गैस पर खाना बन रहा था। स्थानीय लोगों ने एक महिला समेत 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर फटने से लगी आग पर काबू पा लिया। वहां पर गैस सिलेंडर से जो आग लग गई थी कमरों में, 4 कमरे जल गए थे और उसमें जो खाना बनाते समय 4 कर्मचारी थे, उसमें एक महिला भी है, वो भी झुलस गए थे, जिनको तुरंत 108 की सहायता से हॉस्पिटल भेजा गया। हरिद्वार के श्यामपुर वन रेंज में रसूलपुर और पीली पड़ाव गांव के लोग वन विभाग से नाराज हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस पर इकट्ठा होकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव के आम रास्तों पर आवाजाही से ग्रामीणों को रोक रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों से मारपीट कर रहे हैं। वहीं वन विभाग ने किसी भी ग्रामीण के उत्पीड़न और रास्ते पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात से इनकार कर दिया। वन विभाग के द्वारा निरंतर ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। गांव वाले उस जो कि हमारे दादाओं परदादाओं के समय का जो रास्ता है, मिट्ठीवेरी जो मॉडर्न डिग्री कॉलेज को भी जोड़ता है, उस रास्ते से भी हमारा आना जाना बंद कर दिया गया है। हमारे बच्चे, हमारे जो बालक हैं, स्कूल की दूरी ज़्यादा है, लालढांगिया गेंडी खाता जाना पड़ता है। ऐसे रास्तों से भी बाधित कर दिया जाता है। ये वन विभाग की खुलेआम गुंडागर्दी है, तानाशाही है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये ऐसा मेरी कोई जानकारी में मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह की कोई घटना होती तो उस समय ही तत्काल रूप से मतलब उसका मेडिकल करवा के मतलब एफआईआर वगैरह की जाती तो वो ज़्यादा उचित रहता उस समय। ये पुरानी घटना है जो कि आज ही मेरे संज्ञान में आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले उत्तरकाशी में प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती भूस्खलन जोन बन सकते हैं। गंगोत्री हाईवे पर नगुण से डवरानी तक कई संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए गए, जहां बरसात और मौसम खराब होते ही सड़क बाधित होने का खतरा है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर राना चट्टी के आगे भी भूस्खलन जोन यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए डीएम ने बीआरओ और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले भी डेंजर पॉइंट पर सड़क की स्थिति ठीक की जाए। डेंजर पॉइंट में एक तो जो पैराफिट्स हैं या क्रैश बैरियर है या पत्थरों का स्टॉक लगा के उसको जो सेफ्टी दी जाती है, वो तीनों तरह के मेथड यूज हो रहे हैं। और कहीं पे जहाँ ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, जैसे 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे कर्व ज़्यादा थे, तो कर्व को चौड़ा करने की प्रोसेस की जा चुकी है। बस 1-2 जगह बचा है अभी, जैसे एक जगह में अभी बोल के गया हीना में, तो थोड़ा उसको वो चौड़ा करेंगे। जो खासकर कर्व है, ब्लाइंड कर्व्स हैं वहाँ पे।
विकासनगर के बाबूगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में ऑटो में सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार हरवटपुर की तरफ से आ रही थी, जबकि ऑटो विकासनगर से हरवटपुर की तरफ जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो सड़क से बाहर जाकर एक मकान की दीवार से टकरा गया। वहीं घायलों का इलाज अब कराया जा रहा है। हरवटपुर की तरफ जा रहा था, वो उधर से आए और एकदम गाड़ी काट दी, उन्होंने कार काट दी सर। वो मुझे लग रहा है वो नशे में था सर, एकदम बिल्कुल नींद में था, कैसे नशे में था सर। कुल मिला के बात वो नशे में था। क्या चोट लगी हुई है? गरीब आदमी, किस्तों में गाड़ी ले रखी सर, मैं गरीब आदमी कैसे कर पाऊंगा सर। मैं विकासनगर के क्रेशर जोन ढकरानी में उस समय हड़कंप मच गया जब क्रेशर्स के मानकों की जांच के लिए प्रशासन की संयुक्त टीम पहुंची। प्रशासन को लंबे समय से क्रेशर संचालकों द्वारा मानकों की अनदेखी करने की शिकायत मिल रही थी। ढकरानी क्षेत्र में यमुना नदी के 3 खनन पट्टे आवंटित हैं। वहीं यमुना नदी से लगते ढकरानी क्षेत्र में करीब 1 दर्जन क्रेशर प्लांट संचालित रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि मनमाने ढंग से क्रेशर संचालक होने से उनकी सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो रही हैं। दरअसल क्रशर से उड़ने वाली डस्ट और धूल से कृषि को नुकसान पहुंच रहा है। इसकी एक इस तरह रिपोर्ट बनाई जाएगी। जो भी स्टोन क्रशर यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, लगभग 1 दर्जन स्टोन क्रशर जो है वो संचालित हो रहे हैं यहाँ पर, जिनकी यदि किसी भी स्टोन क्रशर द्वारा जो है वो मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, मानक के अनुरूप नहीं संचालित किया जाता, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अल्मोड़ा की कोसी नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण संस्थान की जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम बीते 2 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं प्रभावित लोगों का कहना है कि वो दशकों से यहां हो रहे अचानक कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। जो हमारा मकान है यहाँ सन 66 में से बना हुआ मकान है। इसमें लगभग चौथी पीढ़ी अभी पैदा हो गई, इस मकान में पैदा हो के अभी निवास कर रही है। तो लेकिन प्रशासन का इतना बड़ा दबाव होने के कारण ये यहाँ के रोजी रोटी, पर्यावरण संस्थान ने इन लोगों को, क्षेत्रवासियों को रोजगार देने का तो काम नहीं किया, लेकिन तोड़ने का काम ये जरूर कर रही है। हम 1971 से इसमें रह रहे हैं और हमारे पास सारे दस्तावेज भी हैं। 1971 का बैनामा है, 1969 का बिजली के बिल है। उसके बावजूद हमारा वो क्या था, पोस्ट ऑफिस का वो है, इसमें बैनामा है हमारे पास, रजिस्टरनामा, सभी कुछ है हमारे पास। फिर भी पर्यावरण वाले हमारा अगर ये इनका था, सन 1991 में इन्होंने अपने नाम ये जमीन करी थी, क्यों ये उस समय क्यों नहीं आए हमारे पास जब हमारा मकान था, इसको खाली करिए करके। इसमें माननीय न्यायालय के एक आदेश आए थे कि जीवी पंथ की जमीन पे जो अतिक्रमण है, तो हम लोगों ने इसका विधिवत इनके साथ, जीवी पंथ के साथ मिलकर चिन्हीकरण किया था। चिन्हीकरण के उपरांत माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में हम लोग इसमें जो है, जो अपने अभी बोर्ड्स लगा दी हैं अपने यहाँ पे, जो कुछ भूमियाँ हैं खाली करे हैं। अभी इसमें और भी कार्रवाइयाँ कुछ अभी अवशेष हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं, और जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश में प्राप्त होगा उसी दिशा निर्देशानुसार आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के कालाढूंगी में 20 पर्यटकों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल कैंचीधाम से दर्शन कर श्रद्धालु टेम्पो ट्रैवलर से हरिद्वार जा रहे थे। इसी दौरान कालाढूंगी में गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। वहीं ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए गाड़ी को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे गाड़ी रुक गई। हादसे में 3 यात्री घायल हुए, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है। ब्रेक फेल हो गया, गर्म होने के कारण ब्रेक फेल हो गया। लगा, कोशिश बहुत किया बचाने की, लगा। दिल्ली हरिद्वार जा रहे थे और नैनीताल से आ रहे थे कैंचीधाम से। कोशिश किया बचाने का, पहले लेफ्ट में रोकने की कोशिश की, लेफ्ट में नहीं रुका, राइट में कोशिश कर रहा कि ये डिवाइडर में कम से कम रुक जाए। हरिद्वार के ज्वालापुर हरि लोक तिराहे के पास हाईवे पर अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने की कोशिश में एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया, जिसमें युवक की जान चली गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में रेलिंग से बाइक टकरा गई, जिससे शुभम कश्यप की मौत हो गई। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन गरुड़ चट्टी से वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवक पुल से सीधे गंगा में छलांग लगाता
दिखाई दे रहा है और तैरते हुए बाहर निकल जाता है। हैरानी की बात यह कि जिस पुल से छलांग लगाई गई उसके दूसरे छोर पर पुलिस चौकी मौजूद है और वहां हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। उत्तराखंड में फीस एक्ट नहीं है। इस बार सेशन शुरू होने के साथ अकेले देहरादून के आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों ने 10% के करीब फीस बढ़ा दी है। नया सेशन शुरू होते ही प्राइवेट स्कूल की अलग अलग शिकायतें अलग अलग माध्यम से मिलने लगी हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देहरादून नैनीताल मसूरी एजुकेशन हब के नाम से फेमस है। हर साल देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ के कई स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन प्रदेश का आज तक अपना फीस एक्ट नहीं आ सका। हालांकि हर साल फीस बढ़ोतरी की शिकायतों को देखते हुए सरकार के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी स्कूल 3 साल से पहले फीस नहीं बढ़ा सकता है और फीस भी मात्र 10% के करीब ही बढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद देहरादून में आधा दर्जन के करीब स्कूल ने आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। वहीं एक स्कूल का हाल तो ये है कि वो बिजली पानी से लेकर जनरेटर, मेडिकल और सीसीटीवी के भी चार्ज बच्चों की फीस में जोड़ रहा है। स्कूल चलाना असंभव है, स्कूल चलाना असंभव है और पेरेंट भी जो है कि जानना चाहता है हर चीज़ को। जब क्लियर रहता है, पेरेंट को बताया जाता है कि भाई आपका जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है कि साल का जो है एक बच्चे से 100 रुपये 150 रुपये लिया जा रहा है। पानी का जो है कि आरओ का वाटर लग रखा है, गवर्नमेंट ने कह रखा है गवर्नमेंट आरओ का वाटर लगाइए आप जो है, तो उसका भी जो है 100-150 रुपये लिया जा रहा है। वहीं